उनकी नई पीएम कौन होंगी। नेपाल में जेनजी क्रांति के बाद बैठकें चली हैं। पीएम ओली के इस्तीफे के बाद अंतरिम पीएम पर चर्चा हुई। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी सहमति नहीं बन पा रही थी। कल देर रात तक बैठकों का दौर चला है, लेकिन किसी नाम पर सहमति नहीं बन सकी। कभी सुशीला कार्की का नाम रेस में आगे हो जाता था, फिर दूसरे गुट समर्थक और उनके नेता अड़ जा रहे थे, नहीं इनका नाम ठीक नहीं। राष्ट्रपति भवन के बाहर घीसिंग समर्थकों ने नारेबाजी की, जो दूसरा गुट है। मौजूदा संसद को भंग करने और ना करने पर चर्चा हो रही थी कि संसद भंग हो या ना हो। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति पौडेल संसद भंग करने को तैयार नहीं थे। वहीं कार्की का तर्क यह था कि पहले संसद को भंग करना चाहिए। संसद के बहाल रहते गैर सांसद को पीएम नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद बैठक में जेन जी की मांगों पर सहमति बनी। इसके बाद नेपाल में अंतरिम पीएम पर सस्पेंस खत्म हो गया। सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने पर सहमति बन गई है। नेपाल में संसद भंग करने की मांग भी मान ली गई है। सुशीला कार्की नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी पूर्व जस्टिस रही हैं, चीफ जस्टिस। जेन जी प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर युवाओं ने समर्थन किया। 7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में इनका जन्म हुआ। सुशीला कार्की का भारत से बहुत खास नाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आप बीएचयू के नाम से जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां की पढ़ी हैं। 1975 में राजनीति शास्त्र से एमए की डिग्री हासिल की थी और सुशीला कार्की का विवाह दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुआ है। बीएचयू में ही पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। अब आपको दिखाऊं कि सुशीला कार्की पीएम मोदी की भी फैन है। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में मोदी की तारीफ की, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सुशीला कार्की अंतरिम पीएम तो बनेंगी, लेकिन आखिर रहेंगी कहां? क्यों? क्योंकि पीएम आवास तो जलकर खाक हो चुका है, मंत्रियों के दफ्तर जलकर खाक हो चुके हैं, तो नई बिल्डिंग है। विदेश मंत्रालय ने अस्थायी तौर पर यह ठिकाना तय किया है जिसमें अंतरिम पीएम सुशीला कार्की रहेंगी। यह विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग है। अभी हालत यह है कि वहां कोई इमारत ठीक ठाक बची नहीं है। ऐसी स्थिति में अंतरिम पीएम शपथ ले लेंगे, लेकिन वो कहां ठहरेंगे, ये उनके लिए ऑफिस तैयार किया गया है। आइए आपको सुनवाऊं नेपाल के लोग क्या कह रहे हैं जब उन्हें पता चला कि उनकी नई अंतरिम पीएम सुशीला जी होंगी। कुछ नेताओं के चलते ये सब हुआ है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं राष्ट्रभक्त जो यहाँ पर, जो इस देश को पूरे सुचारू रूप से एक ट्रैक पर ले जाएंगे। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला, उनका नाम आगे चल रहा है, वाकई अच्छा चॉइस हो सकता है। देखिए, ये लोग राष्ट्रभक्त हैं, ये लोग राष्ट्र कौन? सुशीला कार्की हैं। राष्ट्र को ही चलाने के लिए ये लोग आगे बढ़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि ये लोग आगे बढ़ेंगे और चलाएंगे। सरकार का लीडर कौन हो, कुछ नाम है आपके जहन में? हाँ है ना, सुशीला कार्की, ये लोग है ना। इन लोगों को हम लोगों ने अब इनको चुनने के लिए भी ज्यादा होड़बाजी नहीं करना चाहिए, आसानी से उन लोगों के चुनना चाहिए। अब सवाल यह है कि सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम पीएम होंगी और नेपाल भारत का पड़ोसी है और सुशीला कार्की का भारत से ताल्लुक है। खुद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन है। पिछले दिनों इंटरव्यू हुआ तो पीएम मोदी की वो जमकर तारीफ की। भारत से कनेक्शन क्या, मैंने आपको बताया। अगली तस्वीर देखिए, अगर आपने बीएचयू का नाम सुना हो, वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, दुनिया की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी। यहीं की पढ़ी है सुशीला कार्की, यहीं से मास्टर की डिग्री ली है और यहीं शादी हुई उनकी। अब देखिए जरा, आपको बताऊं भारत के साथ क्या कनेक्शन है और पीएम मोदी के बारे में क्या विचार रखती हो। सुशीला कार्की ने हाल ही में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कार्की ने पीएम मोदी की कार्यशैली की प्रशंसा की। कार्की ने एक इंटरव्यू में कहा, मोदी जी को नमस्कार, मेरे जहन में मोदी जी के लिए बहुत अच्छा इंप्रेशन है। उनके बयान से साफ है कि वो मोदी की नीति से प्रभावित हैं। कार्की ने भारत नेपाल के रिश्तों पर भी खुलकर बात की है। भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। बीच बीच में दोनों देशों में थोड़ी खटपट होती रही है, लेकिन भारत नेपाल के रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। कार्की ने कहा, रिश्ते को मजबूत बनाए रखना जरूरी है। कार्की ने मौजूदा हालात में शांति को प्राथमिकता दी। सुशीला ने भारत के लिए अपने प्यार को भी जाहिर किया है, साथ ही भारत के साथ दोस्ती की नई उम्मीद भी जताई है। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा क्या कह रहे हैं। कार्की को किस तरह से आर्मी का वर्किंग रिलेशनशिप होगा, कितने समय के लिए होगा, अगर उसका कोई हिसाब दें, या ओपन एंडेड है कि इलेक्शन होंगी दोबारा, ये केयर टेकर होंगी,
इस तरह के प्रश्नों का आई थिंक जवाब अगले 1-2 दिन में मिलेगा। बट उससे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये देखना कि ये जो जेन जी का जो आपके ये रेवोल्यूशन जो भी है, उसमें से कौन कौन से नेता इनके साथ जुड़ते हैं, और क्या नेपाल जो हुआ है अभी तख्ता पलटी कहेंगे, क्या पूरा का पूरा नेपाल मेजॉरिटी रूप से इससे एग्री करता है, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो नेपाल से देखिए एक तस्वीर आ रही है कि वहां नई सरकार बन रही है, अंतरिम पीएम बन रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है उनके जख्म अभी भी ताजा हैं। ये देखिए, इस प्रोटेस्ट में दावा है कि लगभग 40 से 50 लोगों की जान गई है, और जिनकी जान गई है उनके पार्थिव शरीर, उनके शव उनके परिवार वालों को सौंपे गए। एक और दर्दनाक खबर यह आई कि हिंदुस्तान से भी बहुत से परिवार वहां गए थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं महिला की, ये भारतीय महिला है, गाजियाबाद में रहती थी, नेपाल गई थी, वहां इस दंगों के दौरान, प्रदर्शन के दौरान इनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, नेपाल में कुछ और भारतीय जो पशुपतिनाथ मंदिर गए थे, वहां भी बस पर हमला हो गया है। इस बस में भारतीय सवार थे, बस को टारगेट किया गया। देख रहे हैं, बस पर पत्थरबाजी की गई है। यह भारतीय बस है, देखिए शीशे पर भी पत्थर पड़ा है। तो भारतीय बस पर अटैक किया गया। नेपाल में जेनजी के विरोध प्रदर्शन का भारत पर भी असर है। नेपाल में भारतीय बसों को निशाना बनाया गया। पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन से लौट रहे थे ये भारतीय। हमले के वक्त करीब 50 यात्री इस बस में सवार थे। हमलावरों ने बस की खिड़कियां तोड़ डाली हैं। भीड़ के पथराव में 7 से 8 लोगों को चोटें भी आई हैं। कुछ यात्रियों को काठमांडू अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची नेपाली सेना ने लोगों को बचाया है। सभी लोग भारत के आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने गए थे। पथराव के बाद ड्राइवर ने यात्रियों को एयरपोर्ट छोड़ा और यहां से सरकारी विमान से वापस भारत लौट पाए हैं। ये एक वो तस्वीर थी। आइए अब आपको सुनवाऊं, नेपाल में बहुत वक्त राजशाही भी रही है। जो राजा रहे, राजा ज्ञानेन्द्र, इस हालात पर वो क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। अभिव्यक्ति राख्न पाउनु, इस निंदनीय घटना के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान शहीद लोगों ने अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस हिम्मत से आवाज उठाई वह सराहनीय है और देश को उनके प्रयासों के लिए हमेशा सम्मान देना चाहिए। हे वीर, आगे बढ़, पीछे हटने की बात मत कर। अब बड़ी बात यह है कि आपने सुना राजा ज्ञानेन्द्र क्या कह रहे हैं, भारतीयों के साथ क्या हुआ, पशुपतिनाथ जो गए थे, लेकिन बहुत से भारतीय जो फंसे हुए थे वो भारतीय वापस लौट कर आए हैं। नेपाल में हिंसा के बाद एक्शन में सरकार आई। विशेष विमान से भारतीयों को लाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के 140 लोगों को सुरक्षित लाया गया। सनौली और पानी टंकी से भी भारतीयों को लाया गया है। नेपाल में फंसे ओडिशा के 23 लोगों को सुरक्षित लाया गया है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण ने इसकी जानकारी दी। भारतीय वॉलीबॉल टीम की सदस्य उपासना गिल भी भारत लौटी हैं। उपासना गिल ने बाकायदा वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई थी। उपासना नेपाल में वॉलीबॉल लीग इवेंट होस्ट करने गई थी। उनके साथ मौजूद सभी भारतीयों को रेस्क्यू कर लिया गया। उपासना ने नानी के घर पहुंचने की तस्वीर शेयर की। हरियाणा के फरीदाबाद की एक महिला खिलाड़ी भी लौटी। मध्य प्रदेश के छतरपुर के भी 4 परिवार काठमांडू से लौटे और इन परिवारों में बच्चों सहित कुल 14 लोग थे। सुरक्षित वतन वापसी के लिए पीएम मोदी से गुहार लगाई गई थी। आपको 2 दिन पहले मैंने वॉलीबॉल होस्ट को सुनवाया था जो मदद की गुहार लगा रही थी। अब वो वापस वतन लौट चुकी हैं। उनके दोनों बयान सुनिए। वैसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज हमारी हेल्प करे। जितने लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं प्लीज हेल्प करें। मैं यहाँ पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी और अभी फिलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा लगेज, मेरा सारा सामान मेरे रूम में था और वो होटल को पूरा जला दिया। मैं स्पा में थी और वहां पर पीछे मेरे लोग भाग रहे थे बहुत बड़े डंडे लेके और मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के बस वहां से बाहर निकली हूँ।
एक बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे बहुत बड़ी कि आप में से जो यहाँ पे हेल्प कर सकता है प्लीज करे। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, जगह जगह रोड पे आग लग रही है। यहाँ पे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट है, यहाँ पे कोई काम करने आया है, वो हर जगह बिना सोचे समझे आग लगा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई है। हमें नहीं पता हम यहाँ पे कितनी देर तक रहेंगे दूसरे होटल में, पर मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ इंडियन एम्बेसी से कि प्लीज ये वीडियो, ये मैसेज उन तक प्लीज पहुंचाया जाए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज हेल्प अस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ और हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। Special thanks here to Government of India, to Indian Embassy for arranging rescue flights. Namaste India, Namaste Nepal. I am Upasna Gill and I wanted to tell you that the situation is under control. We all are safe and this is my passport and this is my boarding pass. I'm finally coming home with all my Indian fellows and special thanks to the entire team of Everest Women's Volleyball League because they actually took care of me. तो आप सुन रहे थे जिन लोगों को लेकर आया गया है। उपासना भारत सरकार की भी तारीफ कर रही थी कि सुरक्षित वापस लौट आई, लेकिन नेपाल में सोचिए जब सारी इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें फूंक दी गई हैं, जला दी गई हैं, आखिर अब इनकी मरम्मत कैसे होगी। दरअसल ये जो आप इमारतें देख रहे हैं, ये इसमें राष्ट्रपति भवन भी है, संसद भवन भी शामिल है और सिंह दरबार शामिल है। इन सब का दरअसल बीमा हुआ था। अब बीमा कंपनियों का भट्टा बैठ गया है कि इतना क्लेम चला गया है, शायद बीमा कंपनी उस हालत में ना हो कि इनके पैसे अदा कर पाए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हिल्टन होटल की, फूंक दिया गया। नेपाल में हिंसा में हिल्टन होटल पूरी तरह तबाह हो गया। प्रदर्शनकारियों ने हिल्टन काठमांडू में आग लगाई। इसमें हिल्टन काठमांडू का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल है और इस होटल में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। यह होटल पिछले साल जुलाई में बनकर तैयार हुआ और इस होटल में को बनाने में सोचिए 5 अरब 500 करोड़ रुपया लगा है। इसका बीमा कंपनी पैसा कैसे देगी। होटल के साथ सिंह दरबार, सुप्रीम कोर्ट में भी आग लगा दी गई। इसका पैसा कैसे दिया जाएगा। राष्ट्रपति निवास समेत दर्जनों इमारतें फूंक दी गई। कई बैंकों के ब्रांच में भी भीड़ ने तोड़फोड़ की है। बीमा कंपनियों को सोचिए 31 अरब रुपए का क्लेम देना है। 31 अरब। 2015 में भूकंप आया था, तब 3 गुना ज्यादा रकम दी थी। 2024-25 में बीमा कंपनियों ने 26 अरब प्रीमियम जुटाया था, यानी उनके पास कुल जमा पैसा ही 26 अरब आया था। इसमें से 15 अरब कम 11 अरब के क्लेम आ चुके हैं, लेकिन इस बार क्लेम की राशि सोचिए प्रीमियम से ज्यादा हो सकती है, यानी 26 अरब का कमाई थी और 31 अरब का क्लेम आया है। अगर ऐसा हुआ तो बीमा कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है। अब जो सबसे बड़ी चुनौती है अंतरिम पीएम के सामने, वो वैसा ही जैसे बांग्लादेश में अंतरिम पीएम यूनुस बने, उसके बाद उन्होंने बहुत सी परेशानियां झेली, चुनौतियां झेली। सुनिए जरा, हमारी सहयोगी ने सुशीला जी से बात की थी पहले, क्या कहनी है। Government persons who are, they are allowed to do the legal work. This is a criminal work of government, I have seen that this must not have to be yesterday, because neither Hitler had did such kind of action in his time. Hitler had not put children on the gas chamber, nor our ex-ruler, Rana ruler, have killed any child or hanged any child. You think the atrocities took place on the streets of Kathmandu yesterday, but the protesters here are saying it's not about the social media ban. It is about the corruption, the economic crisis of the country. Everything. This is the movement we have felt. तो यही सुशीला कार्की अब अंतरिम पीएम है। लेकिन अब आपको बताऊं जेनजी क्या कर रहे हैं, जिन्होंने तख्ता पलट किया ओली सरकार का। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये तब की तस्वीर है जब सड़कों पर हाथों में बंदूकें भी थी, हथियार भी थे। देखिए, टीयर गैस भी लिए हाथ में। ये वो तस्वीर है जिस दिन ये सड़कों पर उपद्रव कर रहे थे। अब देखिए जरा अगली तस्वीर जो आई है, ये अब काठमांडू की सड़कों पर सफाई भी कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं और मरम्मत कर रहे हैं।
कूड़ा भी साफ कर रहे हैं, जो डिवाइडर है, जो फेंसिंग है, उसकी भी सफाई कर रहे हैं, उसे भी ठीक कर रहे हैं। और इस हिंसा के दौरान देखिए लूटपाट भी हुई थी, शॉपिंग मॉल से लूटपाट हुई, वॉशिंग मशीन, एसी, फर्नीचर, कपड़े सब लूट कर ले गए थे। कुर्सी लूट कर ले गए खुशी खुशी। अब देखिए उसके बाद सारा सामान लौटा रहे हैं, जो लूट का सामान है वो वापस लेकर जा रहे हैं लौटाने के लिए। जो टीवी ले गया था वो टीवी लौटा रहा है, जो कूलर ले गया था वो कूलर लौटाने आया है, एलईडी लौटाई है, वॉशिंग मशीन वापस आई है, माइक्रोवेव भी है।